Hi friends, welcome to LawMate. I'm Muskan Mandhyan, your legal guide. I wish you all a very happy new year. Before starting the video, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। ये वीडियो में जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं वो बुलेट पॉइंट्स की तरह हैं, बहुत ही शॉर्ट हैं। अगर आप चाहो तो उन्हें बना सकते हो अपनी कॉपी में। जो भी रेलेवेंट आपको लगे, जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगे, जो भी मैं पढ़ाऊँगी, आप चाहो तो उन्हें लिख सकते हो। वो आपके नोट्स हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट के ओरिजिन के बारे में। बेसिकली स्टेट बना कहाँ से या स्टेट आया कहाँ से, उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं जिन्हें कि हम थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये क्वेश्चंस व्हेन, हाउ एंड व्हाई द स्टेट ओरिजिनेटेड, या कोई इंडिविजुअल क्यों किसी स्टेट में रहता है और वो क्यों गवर्नमेंट की बात मानता है, क्या लिमिटेशंस हैं, ये सारे अलग अलग सवाल ये पूछे कुछ फिलोसोफर्स ने, ताकि उन्हें पता चले कि स्टेट का ओरिजिन क्या है। और उसी तरीके से ये क्वेश्चंस पूछने के बाद उन्होंने कुछ थ्योरीज बनाई ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट, जो कि हम डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले, अकॉर्डिंग टू गिलक्रिस्ट, उन्होंने कहा कि हिस्ट्री गेव अस वेरियस वेज थ्रू विच गवर्नमेंट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, but it did not tell us how state came into being. अच्छा, हिस्ट्री ने हमें ये तो बता दिया कि गवर्नमेंट्स कैसे आई, कैसे बनी या कैसे इवॉल्व हुई। पहले ट्राइबल पीपल की गवर्नमेंट रहती थी, फिर धीरे धीरे हम चेंज हुए और हम अब 3 organs ऑफ गवर्नमेंट पे आए, एंड सो ऑन, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो बट हिस्ट्री ये नहीं बता पाई हमें कि स्टेट कैसे बना यार, स्टेट कैसे एग्जिस्टेंस में आया। एंड व्हेन हिस्ट्री फेल्स वी मस्ट रिजॉर्ट टू स्पेक्यूलेशन। अगर एकदम लेमन टर्म में मैं आपको बताऊं तो हिस्ट्री फेल हो गई ये बताने में कि स्टेट कैसे बना, तो सारे फिलोसोफर्स ने गेस वर्क यूज़ किया। उन्होंने गेस किया कि अच्छा स्टेट ऐसे बना होगा, और ऐसे गेस करते हुए उन्होंने कुछ अपनी थ्योरीज दे दी। सो स्पेक्यूलेशन का सिंपल सा मतलब यही हुआ, बेसिकली अ गेस वर्क। सो आपको ये याद रखना है, व्हेन हिस्ट्री फेल्स वी मस्ट रिजॉर्ट टू स्पेक्यूलेशन। ये एक्चुअली में क्या है, ये लाइन बता रही है, ये पूरी एक समरी है कि सारी थ्योरीज भाई आई कहाँ से, क्या ऐसा दिमाग में आए फिलोसोफर्स कि उन्होंने थ्योरीज बना दी। सो थ्योरीज स्पेक्यूलेशन से आई, ऐसे लेमैन में बोले तो एक गेसवर्क का पार्ट है ये सारी थ्योरीज। फ्रेंड्स, अब हम अपनी पहली थ्योरी पर आते हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन। जी हाँ, थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन। सो थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन को और क्या कहा जाता है, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स। ये मैं बताऊंगी आपको कि इसका ऐसा नाम क्यों पड़ा। ऑलराइट, सो अकॉर्डिंग टू द ऑस्ट्रियन राइटर जेलिनेक, इट इज़ द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट। ये सबसे पुरानी थ्योरी है ओरिजिन ऑफ स्टेट की, which states that state is directly or indirectly the creation of God। तो अगर भगवान ने स्टेट को बनाया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उसका मतलब स्टेट का भी अपना कोई रिलीजन रहा होगा। मीन्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिलीजन, दैट इज थियोक्रेटिक। जब हम थियोक्रेटिक कह रहे हैं तो उसका सीधा सा मतलब है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिलीजन। ठीक है, सो उस वक्त स्टेट का नेचर क्या था, द नेचर ऑफ स्टेट एट दैट टाइम वॉज थियोक्रेटिक। Professor Gooch mentioned 4 aspects of divine theory. First, state was governed by God himself or by some superhuman। या तो भगवान खुद स्टेट को चलाते थे, ठीक है, या तो उन्होंने कोई एजेंट अपॉइंट करके रखा था अपना, जो कि एक ह्यूमन था और उसे बहुत सारी पावर्स देकर रखी थी कि वो
उनके डायरेक्शंस पर स्टेट को गवर्न कर सके। किसके डायरेक्शन पर? भगवान के डायरेक्शन पर वो स्टेट को गवर्न करेगा, कोई सुपर ह्यूमन होगा। ऑल राइट। सेकेंड है किंग सक्सीड्स द थ्रोन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ हेरिडिटरी। सीधा अगर मतलब कहूँ तो राजा का बेटा राजा, ठीक है, राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा उस वक्त था। ठीक है, किंग सक्सीड्स द थ्रोन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ हेरिडिटरी। थर्ड, किंग इज अकाउंटेबल टू गॉड अलोन। मतलब किंग सिर्फ अगर जवाब देगा अपने कामों का या उसने जो भी किया तो वो सिर्फ भगवान को देगा, ना कि लोगों को। जैसे कि आज आप क्वेश्चन कर सकते हो गवर्नमेंट से बहुत ही ईजिली कि या वाई दिस स्टेप इज टेकन बाय गवर्नमेंट, ऐसा ऐसा कठोर कदम गवर्नमेंट ने क्यों उठाया जो कि लोगों के हित में नहीं है। बट उस वक्त डिवाइन ओरिजिन थ्योरी के वक्त अब किंग से ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते थे कि हाँ ये ऐसा क्यों किया किंग ने। तो उनकी डीड्स के लिए किंग अपनी डीड्स के लिए या अपने कुछ भी कामों के लिए सिर्फ गॉड को अकाउंटेबल रहता था, एंड ही वॉज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। किंग इज अकाउंटेबल टू गॉड अलोन। मतलब किंग सिर्फ अगर जवाब देगा अपने कामों का या उसने जो भी किया तो वो सिर्फ भगवान को देगा, ना कि लोगों को। जैसे कि आज आप क्वेश्चन कर सकते हो गवर्नमेंट से बहुत ही ईजिली कि या वाई दिस स्टेप इज टेकन बाय गवर्नमेंट, ऐसा ऐसा कठोर कदम गवर्नमेंट ने क्यों उठाया जो कि लोगों के हित में नहीं है। बट उस वक्त डिवाइन ओरिजिन थ्योरी के वक्त अब किंग से ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते थे कि हाँ ये ऐसा क्यों किया किंग ने। तो उनकी डीड्स के लिए किंग अपनी डीड्स के लिए या अपने कुछ भी कामों के लिए सिर्फ गॉड को अकाउंटेबल रहता था, एंड ही वॉज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। ऑल राइट। फोर्थ इज डिसओबीडियंस टू द किंग इज सिन। हाँ, किंग का जिसने ऑर्डर नहीं माना, जिसने किंग की बात नहीं मानी, वो पापी है। इसका सीधा सा मतलब यही है, जिसने किंग की बात नहीं मानी, किंग का कहा नहीं माना, उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया, उसने एक पाप किया, उसने एक सिन कमिट किया। ओके, तो जो ये ट्रेडिशन है कि रूलर या किंग को एज एन एजेंट ऑफ गॉड देखना, एज एन मैसेंजर ऑफ गॉड देखना, ये चला कब से आ रहा है? सो ये चला आ रहा है प्रिमिटिव ट्राइबल सोसाइटीज़ के टाइम से। मीन्स जब कबीले के सरदार को, जो कबीले के लोग रहते थे, वो कुछ इस तरह से देखते थे कि भगवान का एक रूप है जिसके पास बहुत सारी ताकत है और ये हमारी रक्षा करेगा दूसरे जंगली जानवरों से या जो लोग हम पर हमला करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से कबीले के सरदार को देखा जाता था प्रिमिटिव ट्राइबल सोसाइटीज़ में। वहीं से ये एक पैटर्न बनना शुरू हुआ कि किंग वॉज द मैसेंजर ऑफ गॉड और ही वॉज अ सुपर ह्यूमन अपॉइंटेड बाय गॉड टू गवर्न द स्टेट। In primitive times, politics and religion were mixed together. Thus, it was believed that the ruler has magical powers. It was not possible to separate state and religion. आप ऐसे समझो कि जब जो किंग है या जो रूलर है उस ट्राइब का, एक पर्टिकुलर ट्राइब का, उसे हम कह रहे हैं ही इज़ द मैसेंजर ऑफ गॉड एट द सेम टाइम एंड ही इज़ किंग ऑल्सो। मतलब पॉलिटिक्स और रिलीजन, यानी एक तरह से गवर्नमेंट ही तो हुआ ना। जो किंग है एक तरह से गवर्नमेंट का ही वो ऑर्गन हुआ जो रूल कर रहा है स्टेट पर। तो पॉलिटिक्स एंड रिलीजन दोनों सेपरेट इंस्टीट्यूशन नहीं थे, वो दोनों जुड़े हुए थे, मिले हुए थे। एंड बिलीव मी, वो इतनी बुरी तरीके से मिले हुए थे दैट इज इट वॉज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट देम। बिकॉज एट द सेम टाइम आप किंग को कह रहे हो कि वो स्टेट को रूल कर रहा है, उसकी ऑथोरिटी बाइंडिंग है हर एक इंडिविजुअल पर, और दूसरी तरफ से आप ये भी कह रहे हो कि वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है किसी इंडिविजुअल को, वो सीधे अकाउंटेबल है गॉड को। सिर्फ भगवान ही उससे कोई सवाल कर सकते हैं उसकी डीड्स के लिए, तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई उंगली नहीं उठा सकता किंग पर। मैकाइवर, मैकाइवर की प्लीज आप लोग स्पेलिंग देख लेना, इसका आई बीच में कैपिटल रहता है। ऑल राइट, मैकाइवर।
मैकाइवर ने क्या कहा, मैजिक मैन, ऑल राइट, प्रीस्ट एंड किंग वर ऑल कंबाइंड इनटू वन। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। मैजिक मैन, मैंने कहा नहीं, किंग को एक बहुत ही मतलब एग्जैजरेटेड टर्म में भी अगर कहूँ तो एक भगवान के रूप में ही देखा जाता था, यानी किंग खुद एक भगवान है, तो एक तरह से वो मैजिक भी परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो किंग वॉज अ मैजिक मैन एज वेल एज द प्रीस्ट एट द सेम टाइम, यानी एक एक पर्सनैलिटी, तीन चीज़ें हैं उसमें, मैजिक मैन भी है, प्रीस्ट भी है, प्लस किंग भी है जो रूल करेगा स्टेट के ऊपर। एंड ऑल दिस इज कंबाइंड इनटू वन। एंड ये क्या दिखा रहा है, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन कंबाइंड है, अलग अलग नहीं है। स्टेट और रिलीजन को आप अलग अलग उस वक्त नहीं देख सकते थे, एक ही उसमें देखा जाता था रूप में। डिवाइन ओरिजिन थ्योरी को हिंदू स्क्रिप्चर्स ने भी सपोर्ट किया है। लेट्स सी कैसे। मनुस्मृति कहती है किंग मनुष्य के रूप में भगवान है, ठीक है, एंड दैट्स वाई ही शुड नॉट बी हेटेड, उससे नफरत नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वो मनुष्य के रूप में भगवान है। इवन मनुस्मृति में ये भी कहा गया कि जो किंग हैं वो किनके वंशज हैं, यमा, इंद्रा, वरुण, सूर्य, इन सब भगवानों के वंशज हैं। चाणक्य का क्या ओपिनियन था, चाणक्य का ओपिनियन था किंग इज इक्विवेलेंट टू यमा एंड इंद्रा, यानी कि किंग भगवान जैसे कि यम भगवान और इंद्र भगवान के बराबर है, उनकी कभी भी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, उनको कभी भी ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए। कुछ इस्लामिक स्क्रिप्चर्स भी जैसे कि कुरान, वो भी बताते हैं दैट स्टेट वाज थियोक्रेटिक इन नेचर, वो भी इस बात का एविडेंस देते हैं, इस्लामिक स्क्रिप्चर्स लाइक कुरान। ओके, किंग इज द एजेंट ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है, किंग इज अबव लॉ, यानी किंग को लॉ के भी ऊपर देखा जा रहा है, ठीक है। वो किसी को अकाउंटेबल नहीं है, उनके लिए लॉ भी नहीं है, अगर वो कुछ गलतियां कर रहे हैं, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिनके लिए उनको पनिश करना चाहिए, बट वो नहीं किया जा सकता है बिकॉज दैट पर्सन इज अबव लॉ। बट आज क्या है, नो वन इज अबव लॉ, ठीक है ना, एवरी वन इज इक्वल बिफोर लॉ। अच्छा, 15th 16th एंड 17th सेंचुरी के दौरान ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुई, किन के एफर्ट्स की वजह से, ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ ब्रिटिश एम्परर जेम्स वन। Okay, religious view of divine theory was propounded by Saint Augustine, John Salisbury and others. उन्होंने क्या कहा कि गॉड प्रोवाइड्स गुड किंग्स टू गुड पीपल एंड बैड किंग्स टू बैड पीपल, है ना, यही रिलीजियस व्यू है डिवाइन थ्योरी का। जितना भी अभी तक आप लोगों ने डिवाइन थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा, आई एम वेरी मच श्योर आपने अपने माइंड में ही उसके डिमेरिट्स भी बना लिए होंगे। Let's discuss them once. King can become despot and tyrant. Obviously, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely by Lord Acton. इसका क्या मतलब है, किंग कैन बिकम डेस्पॉट एंड टायरेंट, एंड मैंने ये कोट क्यों कहा, क्योंकि इनके बीच में रिलेशन है, समझो, ऐसे समझो, अगर इतनी ज़्यादा पावर, इतनी ज़्यादा ताकत आप किसी को दे रहे हो, इवन आप उसे भगवान भी बना दे रहे हो, देन जाहिर सी बात है वो अपने सेल्फिश मोटिव के लिए भी बहुत कुछ करेगा, वो डेस्पोटिक हो जाएगा, टायरेंट हो जाएगा, लोगों पर अत्याचार करेगा। एंड दैट इज़ वाई ये सबसे बड़ा डिमेरिट है डिवाइन थ्योरी का। सेकेंड है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन अनसाउंड डॉक्ट्रीन एंड डेंजरस प्रैक्टिस। वही चीज़ यार, घूम फिर के किसी भी ऐसे शख्स को इतनी ज़्यादा ताकत दे देना, उसे लॉ के भी अधीन न करना, लॉ के भी ऊपर उसे मानना, तो वो जाहिर सी बात है कुछ भी कर सकता है लोगों के साथ, कुछ भी, वॉट एवर एक्सटेंट यू कैन थिंक, वो सब कुछ। इन यूरोप पीपल वर फिल्ड विद रेज ड्यू टू टिरनीज ऑफ मोनार्कीज एंड वांटेड डेमोक्रेसी। यूरोप में इतना अत्याचार हुआ था लोगों के ऊपर, इतना ज़्यादा तंग किया गया था उन्हें राजाओं द्वारा कि वो गुस्से से भर गए थे, और उन्हें क्या चाहिए था, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी दैट इज रूल ऑफ पीपल, है ना, वो चाहिए था उन्हें वहाँ पे।
किंग और पार्लियामेंट के बीच में इंग्लैंड में एक ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, जिसमें किंग चार्ल्स वन हार गए। इन्होंने डेथ पेनल्टी दी गई। उनकी डेथ के बाद से ये डिवाइन थ्योरी खत्म हुई। इसका जोर इतना कम पड़ गया और डिमिनिश होते 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 ये पूरी तरीके से खत्म हो गई। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भाई डिक्लाइन कब से होना शुरू हुई थी ये डिवाइन थ्योरी, तो हम सीधा कह सकते हैं कि जैसे ही किंग चार्ल्स वन की डेथ हुई उसके बाद से डिवाइन थ्योरी की भी डेथ हो गई, इन अ सेंस वो भी खत्म हो गई। प्रोफेसर गिलक्रिस्ट ने हमें कुछ कॉजेज दिए हैं जिनकी वजह से डिवाइन थ्योरी डिक्लाइन हो गई। पहला है कुछ अच्छी थ्योरीज का आना जो कि डिवाइन थ्योरीज से बहुत ही बेहतर थी, जो कि किंग को भी कुछ ड्यूटीज देती थी, ना कि सिर्फ सब्जेक्ट्स को। किंग भी रिस्पॉन्सिबल था, ना कि सिर्फ सब्जेक्ट्स ही रिस्पॉन्सिबल थे। कुछ ऐसी अच्छी थ्योरीज आई है ना। तो जैसे उसमें से एक है राइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी which led to the decline of divine theory. Second है separation of the church and the state, very important. जब सेपरेशन हुआ, चर्च स्टेट से अलग हुआ, इसका सीधा सा मतलब है पॉलिटिकल अफेयर्स रिलीजियस अफेयर्स से अलग हुए। यानी अब रिलीजन और पॉलिटिक्स ये दोनों सेपरेट इंस्टीट्यूशन बने, है ना, जिसकी वजह से डिवाइन थ्योरी का डिक्लाइन होना लाजमी था। इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी। इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी लेड डिक्लाइन ऑफ डिवाइन थ्योरी। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का सीधा सा मतलब है कि राजा का बेटा राजा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा भाई। इलेक्शंस होंगे, जनता जिसे चुनेगी वो बनेगा राजा, है ना, वो रूल करेगा एंड वो भी अकाउंटेबल होगा लोगों को, ऐसे नहीं होगा। तो इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी लेड टू द डिक्लाइन ऑफ डिवाइन थ्योरी। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी अपोज करती है रॉयल एब्सोल्यूटिज्म को। साइंटिफिक आउटलुक बेस्ड ऑन रीजन एंड लॉजिक। साइंटिफिक डेवलपमेंट्स जैसे जैसे शुरू होने लगे और सोसाइटीज़ डेवलप करने लगी, वैसे ही लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ। अब वो कैसे सोच रहे थे? अब वो रीज़न और लॉजिक के बेसिस पे सोच रहे थे, वो क्वेश्चन करने लगे। बेसिकली यहाँ पे कहना चाह रहे हैं लोग क्वेश्चन खड़ा करने लगे, क्यों कोई सामने वाला हमें ऐसे रूल करे जैसे उसकी मर्जी, एंड वाई दैट पर्सन इज नॉट अबव लॉ। वो क्यों लॉ के अबव नहीं है, उसे क्यों पनिश किया नहीं जाना चाहिए, वो हमारे साथ क्यों गलत करेगा, और हम अगर उसकी बात ना माने तो हम सिनर क्यों है ना। ऐसे करके काफ़ी सारे लोग क्वेश्चंस खड़े करने लगे। तो ये साइंटिफिक आउटलुक जो आया इसने डिक्लाइन कर दिया डिवाइन थ्योरी को। क्रिटिसिज्म्स ऑफ डिवाइन थ्योरी। फर्स्ट, डिवाइन थ्योरी इज इलॉजिकल। ठीक है, डिवाइन थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है फेथ को और वो रिलीजन पर बेस्ड है। लॉजिक या रीज़न की कोई जगह ही नहीं दिखी हमें डिवाइन थ्योरी में। जहाँ तक भी हमने पढ़ा हमें रिलीजन और स्टेट का मिला हुआ होना दिखा, बट रीज़न और लॉजिक या साइंटिफिक आउटलुक ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं डिवाइन थ्योरी में। जबकि पॉलिटिकल साइंस में लॉजिक वर्क करता है कि नहीं। लोगों को रूल कैसे करना है कि लोगों की भी थिंकिंग का ख्याल रखा जाए, डेस्पोटिक ना हुआ जाए, जबकि ये पूरी थ्योरी ही डेस्पोटिक है। सेकंड, नो एविडेंस दैट गॉड अपॉइंटेड द रूलर। ऑब्वियसली हिस्ट्री हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं देती है जहाँ ये लिखा हो कि भगवान ने किसी ह्यूमन को कहा हो कि तुम अब जाके रूल करोगे स्टेट पर मेरे एजेंट बनकर, ना, कहीं नहीं दिया हुआ हिस्ट्री में। जहाँ तक अच्छे किंग्स को एक्सेप्ट करने की बात है वो तो सही है, बुरे किंग्स को भी एक्सेप्ट करने की बात कही जा रही है कि बुरे किंग्स बुरे लोगों को मिलते हैं तो भाई उन्हें भी एक्सेप्ट करो, तो ये गलत है ना, ये इसको टायरेंट बना रही है। तो हिस्टोरिकल ये है ही नहीं, ऐसा कोई हिस्ट्री में एविडेंस दिया ही नहीं हुआ है कि गॉड ने अपॉइंट किया हो ऐसे रूलर को कि जो अच्छा है अच्छे लोगों के लिए और बुरे रूलर्स को बुरे लोगों के लिए। तो इससे साबित हुआ डिवाइन थ्योरी इज अनहिस्टोरिकल। थर्ड, एलिमेंट ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्रेजेंट। किंग को एक तो रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ गॉड को, ये थ्योरी कहती है किंग इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू गॉड एंड देर इज नो लीगल बाइंडिंग ऑन हिम बिकॉज ही इज अबव लॉ, है ना। तो ये क्या दिखाता है
कि प्रैक्टिकली तो भगवान को भाई किसी ने नहीं देखा है, देखा जाए तो, है ना, भगवान को किसी ने नहीं देखा। तो जब आप ये कह रहे हो कि हम सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हैं भगवान को, ये एक इररिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी दिखा रहा है ना, ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखा रहा है कि तुम सिर्फ अपनी चलाना चाह रहे हो, सिर्फ अपनी करना चाह रहे हो, एंड दूसरे की आपको फिक्र ही नहीं है। यू आर नॉट हियर फॉर द गुड ऑफ द अदर पर्सन, आप किसी के भले के लिए नहीं हो, आप सिर्फ अपना सेल्फिश मोटिव दिखाने के लिए हो। तो एक एलिमेंट ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेजेंट है डिवाइन थ्योरी में। ये सबूत है एक ऑप्रेसिव गवर्नमेंट का। जो ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट है, ये ऑप्रेसिव गवर्नमेंट को दिखा रहा है ना। फोर्थ, सपोर्ट्स मोनार्किकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। डिवाइन थ्योरी मोनार्किकल सिस्टम को सपोर्ट करती है गवर्नमेंट के, यानी कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। यूनिटरी भी इन द सेंस कि भाई जो अकाउंटेबल ही नहीं है गवर्नमेंट, है ना, अनअकाउंटेबल गवर्नमेंट कंबाइंड विद यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, मोनार्कीज को सपोर्ट करती है। जबकि और भी सिस्टम भी तो हैं गवर्नमेंट के, डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री है ना, प्रेसिडेंशियल है, उन्हें नहीं सपोर्ट करती, मोनार्कीज को सपोर्ट करती है, जो कि एक ऑटोक्रेटिक बिहेवियर दिखाता है इस थ्योरी का। वही चीज फिर से, फिफ्थ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स ऑफ डिवाइन थ्योरी आर अनडेमोक्रेटिक। क्यों? क्योंकि डिवाइन थ्योरी मतलब इंडिविजुअल्स तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे, एक ही इंसान बैठा हुआ है, वो सब पे रूल कर रहा है, उसे भगवान की तरह ताकत दी गई है, भगवान का दर्जा दिया गया है, तो ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक है। इवन हिस्ट्री भी ये कहता है कि जो बुरे किंग्स हैं उन्हें हटा दिया गया तो काफ़ी अच्छा रहा, स्टेट इससे ग्रो किया, एटलीस्ट कुछ गलत नहीं हुआ। लेकिन ये थ्योरी क्या कहती है, तो बुरे किंग्स को एक्सेप्ट करने को कहती है, तो ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक थ्योरी है। सिक्स्थ, दिस थ्योरी अडॉप्ट्स स्क्रिप्चर्स पार्शली। जैसे मनुस्मृति में कहा गया है कि किंग मनुष्य के रूप में भगवान है, या चाणक्य ने कहा है कि किंग को ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए, इंसल्ट नहीं करना चाहिए, बट चाणक्य ने यह भी कहा है कि किंग की भी कुछ ड्यूटीज़ हैं अपने सब्जेक्ट्स के टूवर्ड्स, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट्स की रुचि है उसी में किंग की रुचि होनी चाहिए, जिसमें सब्जेक्ट्स खुश हैं उसी में किंग को खुश होना चाहिए, जो सब्जेक्ट्स की विल है वही किंग की विल होनी चाहिए। बट ये थ्योरी क्या कर रही है, ये थ्योरी जो है स्क्रिप्चर्स को पार्शली अडॉप्ट कर रही है, हमें सिर्फ एक साइड दिखा रही है या हमें सिर्फ एक पहलू दिखा रही है, जहाँ पे हमें किंग की विल का तो पता है बट सब्जेक्ट्स क्या चाह रहे हैं उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है। तो स्क्रिप्चर्स तो दोनों चीज़ों की बात करते हैं कि किंग की भी विल की बात हो रही है और सब्जेक्ट्स की भी विल की बात हो रही है। तो ये थ्योरी सेल्फिश मोटिव के लिए सिर्फ पार्शियली अडॉप्ट करती है स्क्रिप्चर्स को, जहाँ पे बात होती है किंग की प्रेस्टिज की या किंग की पोजीशन की। दिस थ्योरी अप्रूव्स डेस्पोटिज्म, आर्बिट्ररीनेस एंड एब्सोल्यूटिज्म। ये थ्योरी बहुत ज़्यादा डेस्पोटिक है, क्रूएल है, ऑप्रेसिव है, टायरानिकल है। मीन्स जो जनता चाहती है वो नहीं होता, बट जो किंग चाहता है चाहे वो गलत भी हो वो होगा ही होगा। आर्बिट्ररी है, आर्बिट्ररी है मीन्स इंडिविजुअल डिस्क्रिशन, अगर किंग ने कोई भी डिसीजन ले लिया वो सब पर भारी पड़ेगा, सबको मानना होगा। तो ये कि ये इंडिविजुअल डिस्क्रिशन को प्रमोट करती है, डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं करती, ठीक है, रूल ऑफ पीपल या सब मिलकर जो बोल रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो एक बोल रहा है वो माना जाएगा। आर्बिट्ररी थ्योरी है बहुत ज़्यादा। एब्सोल्यूटिज्म, वही एब्सोल्यूट अथॉरिटी को प्रमोट करती है। सो दिस थ्योरी इज डेस्पोटिक, आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट। एट्थ, दिस थ्योरी इज थियोक्रेटिक एंड नॉट पॉलिटिकल। स्टेट जो है वो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है, ना कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होता है। एंड ये तो पूरी पूरी थ्योरी सिर्फ यही कह रही है, किंग्स आर द ब्रीदिंग इमेजेस ऑफ गॉड ऑन अर्थ, किंग इज इमॉर्टल, किंग्स अथॉरिटी इज अनबाइंडिंग, वन हु विल नॉट फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ किंग इज अ सिनर। सो ये थ्योरी पूरी थियोक्रेटिक है, ठीक है,
रिलीजन के बेस पे सब कुछ चल रहा है, भगवान के नाम पे सब कुछ चल रहा है, पॉलिटिकल कुछ हो ही नहीं रहा है, पॉलिटिकल अफेयर यहाँ पे हो ही नहीं रहे हैं। दस इट इज हाइपोथेटिकल थ्योरी। नाइन्थ, इट इज कंजर्वेटिव एंड हैम्पर्स डेवलपमेंट। भाई डेवलपमेंट कब होगा? जब सब लोग अपने विचार रखेंगे, जब सब लोग अपने व्यू पॉइंट शेयर करेंगे। बट ये क्या कहती है? नहीं, जो किंग कह रहा है बस उसी को माना जाना चाहिए और किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। तो ये थ्योरी डेवलपमेंट को रोकती है। दिस थ्योरी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, क्योंकि जिनका विश्वास भगवान में है ही नहीं, वो तो इस थ्योरी के बेसिक प्रिंसिपल्स पर बिलीव ही नहीं करेंगे। ये तो पूरी थ्योरी भगवान के इर्द गिर्द घूम रही है कि भाई भगवान ने स्टेट बनाया, भगवान ने किंग को अपॉइंट किया है। तो जो भगवान में बिलीव ही नहीं करता, वो इस थ्योरी के बेसिक प्रिंसिपल क्या समझेगा? तो ये थ्योरी वैसे भी फेल हो जाती है। दस इस थ्योरी को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नहीं हो सकती, क्योंकि सभी मनुष्य भगवान में बिलीव नहीं करते हैं। क्रिटिसिजम्स ऑफ डिवाइन थ्योरी यहीं पे एंड होते हैं। अगर आपके पास कोई डिफरेंट क्रिटिसिज्म है जो इन 10 पॉइंट से नहीं मिलता है, देन आप उन्हें अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं, वो आपके आंसर को थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे। डिवाइन थ्योरी का नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पर क्या था वो तो हमने रीड कर लिया। अब हम डिवाइन थ्योरी का पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पर रीड करेंगे, दैट इज मेरिट्स ऑफ डिवाइन थ्योरी। फर्स्ट, इट प्रिजर्व्ड ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ फेथ एंड रिलीजन। सोसाइटी को अगर किसी ने स्टेट ऑफ एनार्की से बाहर निकाला है तो हम कह सकते हैं वो डिवाइन थ्योरी है। कैसे? फेथ और रिलीजन के बेसिस पर डिवाइन थ्योरी ने सोसाइटी में ऑर्डर लाना शुरू किया, उस स्टेट ऑफ एनार्की से सोसाइटी को बाहर निकाला और एक सिविलाइज्ड स्टेट के टूवर्ड्स बढ़ाया सोसाइटी को, जहां लोग थोड़े सिविलाइज्ड थे। तो एक ये इसका अच्छा इम्पैक्ट था सोसाइटी पर। जब कोई गवर्नमेंट नहीं थी तब डिवाइन थ्योरी ने हेल्प किया लोगों को ऑर्डर प्रिजर्व करने के लिए सोसाइटी में ऑन द बेसिस ऑफ फेथ एंड रिलीजन। सेकेंड, इट हेल्प्स इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स। मतलब वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल ट्रेंड ऑफ नॉट स्टडिंग पॉलिटिक्स एंड रिलीजन सेपरेटली, पॉलिटिक्स और रिलीजन को साथ में बताती है ये डिवाइन थ्योरी। प्लस किंग को प्रीस्ट भी कहा गया है, मैजिक मैन भी कहा गया है। यही इसके कुछ सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जिन्हें ये इंटरप्रेट करने में हेल्प करती है। थर्ड, emphasizes on the duties of subjects and moral responsibilities of the government. सब्जेक्ट्स की ड्यूटीज है यानी प्रजा की ड्यूटी है कि वो किंग को फॉलो करे, एंड किंग किसको रिस्पॉन्सिबल है? किंग रिस्पॉन्सिबल है गॉड को। देयर इज मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच्ड टू द पोजिशन ऑफ किंग। रोल प्लेड बाय रिलीजन इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड स्टेट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ये पॉइंट सिमिलर है फर्स्ट पॉइंट से काफी हद तक। लॉ को रिलीजियस सैंक्शन मिला हुआ था, इट वॉज अ डिवाइन लॉ, ठीक है ना, भगवान द्वारा बनाया गया कानून। कैसे? किंग जैसे कि मैजिक मैन भी है एंड प्रीस्ट भी है, यानी वो कुछ कुछ सैक्रिफाइसेस भी परफॉर्म करेगा, कुछ रिचुअल्स भी परफॉर्म करेगा। तो एक रिलीजन की बहुत इंपॉर्टेंस दिखाई गई है इस थ्योरी में, ठीक है। रोल प्लेड बाय रिलीजन इन दी डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, इन सारी चीज़ों ने, रिलीजन ने स्पेशली बहुत हेल्प की सोसाइटी को डेवलप करने में। डिवाइन थ्योरी इज हाइपोथेटिकल एंड इज अ रिजल्ट ऑफ स्पेक्यूलेशन, इट इज़ अ मेयर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली डिवाइन थ्योरी एक गेस वर्क ही तो है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक इमेजिनेशन पे बेस्ड थ्योरी है। It got a blow from contractualist thinkers who replaced the voice of God with voice of people. जी हाँ, कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थिंकर्स जो थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोगों की विल का सम्मान किया, ठीक है। लोग क्या चाहते हैं, किंग क्या चाहता है वो तो हमने डिवाइन थ्योरी में देख लिया। लोग क्या चाहते हैं, उनकी विल क्या है, उनकी इच्छा क्या है, वो क्या चाहते हैं अपनी गवर्नमेंट से, ये कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थिंकर्स लेकर आए। एंड इस वजह से किसे झटका लगा? डिवाइन थ्योरी को। उसी वजह से डिवाइन थ्योरी सोसाइटी से खत्म हो गई। गाइज मैं हर थ्योरी पर सिंगल वीडियो अपलोड करूंगी ताकि उससे वीडियो लंबा ना हो और समझ में भी अच्छे से आए। ये थ्योरीज थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बट अगर अलग अलग वीडियो रहेगा तो आपको प्रॉब्लम
नहीं होगी। एंड अगर आप नोट्स भी बना रहे हो देन डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम सारी थ्योरीज कवर कर लेंगे देन मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें हर थ्योरी को समराइज किया होगा, ताकि आप डिफरेंस समझ सको हर थ्योरी में क्या कहा जा रहा है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो या मेरी वॉइस अच्छी ना रही हो, ग्लिचेस आए हो, देन आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और अगर आपकी तरफ से कोई भी सजेशन है देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आप चाहते हो मैं आपका कोई डाउट क्लियर करूं, आपको कोई प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट में, देन आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, लाइफ एज थॉट ये मेरी आईडी है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम है। आई विश यू ऑल गुड लक एंड होप वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो।